हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको क्लास 12वीं का समकालीन दक्षिण एशिया के विषय में समझाऊंगी। इसमें मैं भारत और नेपाल के संबंध, भारत और मालदीव के संबंध, भारत और श्रीलंका के संबंध आदि के बारे में विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम क्लास 12वीं का समकालीन दक्षिण एशिया चैप्टर 5 करेंगे। इसमें हम आपको समझा रहे हैं नेपाल के बारे में। नेपाल जो है भारत एवं चीन के बीच तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे है ये? भारत और चीन के बीच में जो तिब्बत का एरिया है वहाँ पर ये स्थित है। ठीक है। नेपाल हिंदू राष्ट्र है। भारत और नेपाल धर्म, संस्कृति और भौगोलिक दृष्टि में लगभग समान है। क्या है कि भारत और नेपाल दोनों कैसे राष्ट्र हैं? हिंदू राष्ट्र हैं और दोनों ही संस्कृति और भौगोलिक दृष्टि में लगभग समान है। नेपाल की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक भारत पर निर्भर करती है। क्यों करती है? क्योंकि भारत जो है नेपाल को काफ़ी मात्रा में सहायता प्रदान करता है। नेपाल को जो है अमेरिका, सोवियत संघ के बाद जो तीसरा स्थान है वो भारत को प्राप्त है, जो उसे सहायता प्रदान करता है। नेपाल में कई वर्षों तक क्या रहा? राजतंत्र रहा है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि नेपाल में कभी राजतंत्र और कभी लोकतंत्र कैसे रहा है। क्या है कि नेपाल में कई सालों तक राजतंत्र रहा है और उससे परेशान होकर जनता ने क्या की? लोकतंत्र की मांग की। लेकिन कोई भी राजा ऐसा नहीं होगा जो अपनी शासन व्यवस्था को छोड़ देगा। उन्होंने क्या किया? अपनी सेना के माध्यम से, अपनी सेना की सहायता से जनता के इस आंदोलन को कुचल दिया, समाप्त कर दिया। परंतु जनता जब ऐसा सोच लेती है कि हमें लोकतंत्र चाहिए, कोई भी उद्देश्य रख लेती है, तो उन्होंने क्या किया कि फिर आंदोलन कर दिया और लोकतांत्रिक संविधान की मांग की। और अब की बार राजा ने उसे मान लिया। ठीक है। जनता ने फिर आंदोलन किया, फिर मांग की, तो राजा को क्या मानना ही पड़ा और उन्होंने लोकतांत्रिक संविधान की मांग को मान लिया। 1990 में माओवादियों का प्रभाव बढ़ रहा था। अब बीच में एक चीज़ और आ गई। कौन आगे? माओवादी आगे। ठीक है। अब राजा था और जनता थी, लेकिन तीसरी चीज़ बीच में आ गई, माओवादी। उनका जो प्रभाव बढ़ रहा था और वो भी हिंसक तरीक़ों से शासन को प्राप्त करना चाहते थे। अब क्या हो गया? अब हो गया त्रिकोणीय संघर्ष, मतलब 3 कोण बन गए संघर्ष के, राजा, जनता और माओवादी। राजा राजतंत्र चाहता था, जनता लोकतंत्र चाहती थी और माओवादी जो है अपना ही शासन अलग से बनाना चाहते थे। तो इसको कहते हैं त्रिकोणीय संघर्ष। अब क्या हुआ कि पूरे देश के अंदर कहीं जनता भड़की हुई थी, कहीं माओवादी अपना प्रभाव जमा रहे थे। तो राजा इन सब से क्या हो गया? परेशान हो गया और उन्होंने क्या किया? संसद को भंग कर दिया और 2002 में लोकतंत्र समाप्त हो गया। लेकिन 2006 में 7 राजनीतिक दलों के एक गठबंधन ने क्या किया? व्यापक आंदोलन किया और राजा को संसद को पुनः बहाल करना पड़ा। कैसे किया? एक आपातकाल मीटिंग बुला के और संसद को जो है पुनः बहाल कर दिया। और किसको? गिरिजा प्रसाद कोइराला को वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। 2008 को 240 वर्षों का जो राजतंत्र चल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया और पुष्प कमल, जिन्हें प्रचंड के नाम से जानते हैं, को प्रधानमंत्री निर्वाचित कर दिया गया। ठीक है। अब क्या होता है कि 20 सितंबर 2015 को नया संविधान लागू कर दिया गया है। तो अब तक हमने पढ़ा नेपाल के अंदर राज्य व्यवस्था कि कभी यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हुआ तो कहीं यहाँ पर राजतंत्र स्थापित हुआ। अब जानते हैं भारत और नेपाल के बीच संबंधों को। सबसे पहले हम देखते हैं विवाद के कारण। नेपाल की चीन से बढ़ती मित्रता। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि भारत और नेपाल के अंदर क्या थे? मधुर संबंध थे। लेकिन अब नेपाल जो है चीन से क्या है? दोस्ती बढ़ा रहा है। इस वजह से भारत और नेपाल के संबंधों में खटास पैदा हो गई है, क्योंकि चीन हमेशा ही जो है भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं रखता, हमेशा ही भारत का बुरा करता है, उसके विरोध में कार्य करता है। दूसरा पॉइंट है नेपाल में बढ़ते माओवादियों का प्रभाव। अब मैंने आपको बताया था कि माओवादी कौन है? ये हिंसक साधनों के माध्यम से सत्ता प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब नेपाल में क्या है? इन्होंने काफ़ी जो है हिंसक कार्रवाइयाँ की और इनका प्रभाव बढ़ रहा है। नेपाल क्या है? भारत का पड़ोसी देश है, तो भारत को ये चिंता है कि कहीं ये माओवादी भारत में भी प्रवेश ना कर जाएं। उसके बाद है तीसरा, भारत के विरोधी तत्वों पर नेपाल द्वारा कार्रवाई ना करना। भारत में क्या है कि भारत के बहुत सारे विरोधी तत्व हैं।
अब नेपाल क्या करता है कि उनके विरोध में कोई कार्रवाई नहीं करता है। इससे भी भारत और नेपाल के संबंधों में क्या है, खटास उत्पन्न होती है। चौथे नंबर पे आता है नेपाल को लगता है कि भारत उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। एक नेपाल को हमेशा ये महसूस होता है कि मैं जो है छोटा देश हूँ और मुझे जो है भारत द्वारा सहायता प्राप्त होती है, तो भारत मेरे आंतरिक मामलों में क्या करता है, हस्तक्षेप करता है। इस वजह से भी दोनों के संबंधों में कटुता उत्पन्न हो गई है। 5वें नंबर पे आता है व्यापारिक विवाद। अतीत में क्या था कि भारत और नेपाल के बीच में जो है व्यापार के मामले में काफ़ी विवाद उत्पन्न हो गए हैं, जो अब समाप्त हो गए हैं। 6ठे नंबर पे आता है नदी जल पनबिजली पर नेपाल की भारत के विषय में गलत राय। इसमें क्या है कि जो नेपाल का नदियों का जो जल है और वहाँ पे जो पनबिजली बनती है, नेपाल को लगता है कि भारत उन पे कब्जा करना चाहता है। उसने एक गलत राय बना ली है। इससे भी इन दोनों के जो संबंध है वो उनके अंदर विवाद उत्पन्न हो गया है। अब करते हैं भारत और नेपाल के संबंधों में सहयोगात्मक बिंदु, मतलब सहयोग किन किन मुद्दों के ऊपर है। एक तो पहली बात तो ये है कि हमेशा से इन दोनों के जो संबंध हैं वो मधुर रहे हैं। इतने मधुर रहे हैं कि ये दोनों देश आपस में बिना पासपोर्ट के और वीज़ा के एक दूसरे देश में आ जा सकते हैं। मतलब जो आवागमन है वो क्या है, मुक्त आवागमन है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। तीसरा है भारत द्वारा नेपाल को अनेक योजनाओं में सहयोग करना। भारत हमेशा ही नेपाल का सहयोग करता रहा है। अब भी काफ़ी योजनाएं ऐसी है जिसमें भारत नेपाल का सहयोग कर रहा है, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। चौथे नंबर पे आता है विज्ञान और व्यापार में सहयोग। दोनों ही देश जो है विज्ञान में, तकनीक में और व्यापार में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और 5वां पॉइंट आता है एक दूसरे देश में कार्य कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे देश में बहुत सारे नेपाल के लोग जो है कार्य करते हैं, यहाँ पर शिक्षा भी ग्रहण करते हैं, नौकरी भी करते हैं। तो ये दोनों ही देश जो है इनके संबंध इतने अच्छे हैं कि दोनों ही देश के लोग एक दूसरे देश में जाके कार्य कर सकते हैं। एक विशेष बात मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी कि नेपाल जो है अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता। क्यों नहीं मनाता? क्योंकि वो कभी स्वतंत्र नहीं हुआ। स्वतंत्र क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो कभी गुलाम ही नहीं हुआ। तो इसलिए जो है नेपाल हमेशा से स्वतंत्र देश रहा है। अब बात करते हैं भूटान की। भूटान क्या है, वो भी दक्षिण एशिया का देश है और ये इन देशों में सबसे छोटा देश है। इसमें जो है राजतंत्र और संसद दोनों एक साथ हैं। इसमें क्या है 18 जुलाई 2008 में संसद बनी थी, तब से ये दोनों साथ साथ कार्य कर रहे हैं। 1971 में इसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता ली थी। ठीक है, अब करवाते हैं भारत और भूटान के संबंधों के विषय में। इसमें क्या है कि भारत और भूटान के जो संबंध हमेशा से मधुर संबंध रहे हैं। भारत ने भूटान के पनबिजली प्रोजेक्ट में मदद की है। कैसी मदद? चाहे वो वित्तीय है या तकनीकी मदद, हर तरीके से हर संभव कोशिश वो कर रहा है। भारत विरोधी तत्वों का सहयोग ना करना। एक सबसे बड़ी बात क्या है कि भूटान ने कभी भी जो भारत के विरोध में तत्व रहे हैं उनका सहयोग उसने अपनी ज़मीन पर कभी भी नहीं किया है। भूटान के विकास में भारत द्वारा अत्यधिक अनुदान। हमेशा ही भारत ने क्या चाहा है कि भूटान का विकास हो और इस विकास के अंदर जो है भारत ने बहुत ज़्यादा अनुदान दिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र के विषय में। श्रीलंका का जो प्राचीन नाम है वो सिलोन था। यह 1948 में स्वतंत्र हुआ और यह एक लोकतांत्रिक देश है। भारत और श्रीलंका आज़ाद होने के बाद दोनों ही लोकतांत्रिक देश रहे हैं। इसमें समस्या क्या है? जातीय मुद्दे। देखिए श्रीलंका में जो है सिंगली भाषा और तमिल भाषा दो तरह की भाषाएं हैं। सिंगली भाषा जो है 74% है और तमिल भाषा 18% है। इसके अंदर क्या है कि जो तमिल भाषा बोलने वाले हैं वो श्रीलंकाई तो 13% है और जो भारतीय वहाँ जाके बसे हुए हैं वो 5% है। इसके अलावा वहाँ पे 7% जो है ईसाई हैं जो दोनों भाषाओं को बोलते हैं। स्वतंत्रता के बाद बहुसंख्या के आधार पर सिंगलियों ने सरकार बनाई और 1956 में सिंगलियों के लिए संसद में कानून बना। अब आप सभी को पता है कि 74% सिंगली हैं, तो उन्होंने क्या किया, सरकार भी अपनी बनाई, उसे सिंगली सरकार कहा जाता है। और उन्होंने 1956 में क्या किया, संसद में कानून बनाया। इसके तहत जो है सिंगली भाषा को राजभाषा बनाया गया। सिंगलियों को नौकरी और एडमिशन जो भी कार्य होते थे उनको सिंगलियों को प्राथमिकता वहाँ पर दी गई, जिससे तमिल भाषाई लोगों में रोष उत्पन्न
हो गया और उन्होंने लिट्ठे, लिट्ठे क्या होता है फुल फॉर्म, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम बनाया और अलग देश की मांग की। मतलब क्या है, उन्होंने एक ऐसा आतंकवादी संगठन बना लिया जिसमें उन्होंने क्या की, अलग देश की मांग की। कौन से देश की, तमिल देश की मांग की। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं शांति सेना के बारे में। क्या हुआ कि 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि श्रीलंका में काफ़ी उपद्रव हो रहा था और समझौते के अनुसार भारत ने लिट्ठे के विरोध में एक सेना श्रीलंका भेजी जिसे शांति सेना कहा जाता है। क्या किया कि एक सेना भेज दी ताकि श्रीलंका में क्या हो सके, शांति हो सके, उसे शांति सेना कहा जाता है। लेकिन वो असफल हुई। क्यों हुई, उसके रीज़न है, श्रीलंका में धीरे धीरे इस सेना का विरोध होना शुरू हो गया और श्रीलंका ने इसे भारत का श्रीलंका में हस्तक्षेप माना। पहले जो श्रीलंका के अनुसार जो समझौता हुआ था उसके अनुसार ये सेना भेजी गई थी, लेकिन धीरे धीरे श्रीलंका के लोगों को लगने लगा कि ये भारत का जो है सीधे सीधे हस्तक्षेप है श्रीलंका के अंदर। अतः 1989 में इस सेना को वापस भारत में आना पड़ा। ठीक है, अब पढ़ते हैं श्रीलंका के मुख्य बिंदु। दक्षिण एशियाई देशों में सबसे ज़्यादा विकासशील देश है वो श्रीलंका है और सबसे पहले उदारीकरण को अपनाने वाला देश भी श्रीलंका है और सबसे ज़्यादा सकल घरेलू उत्पाद जो है वो भी श्रीलंका का है। अतः इन मुख्य बिंदुओं से हम समझ सकते हैं कि श्रीलंका में इतना जातीय संघर्ष होने के बाद भी जो है वो बहुत आगे प्रगतिशील हो रहा है और दक्षिण एशियाई देशों में उन्होंने अपनी एक जगह बनाई हुई है। अब पढ़ते हैं हम भारत और श्रीलंका के संबंध और जानते हैं दोनों देशों के बीच विवाद के कारण। 1987 में शांति सेना भेजना। क्या हुआ कि श्रीलंका के अंदर सिंगली और तमिल दो भाषाएं हैं जिनके कारण वहाँ पर जो है संघर्ष चलता रहता है और ऐसा होता है कि वहाँ पर गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है। इस कारण श्रीलंका ने भारत से मदद मांगी और भारत ने वहाँ पर शांति सेना भेजी, लेकिन वहाँ के लोगों को शांति सेना पसंद नहीं आई। इस वजह से भी जो है वहाँ पे विवाद का कारण रहा। दूसरा पॉइंट है लिट्टे का संघर्ष। लिट्टे क्या है, तमिल भाषाई जो वर्ग है उन्होंने क्या किया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक अलग से राज्य स्थापित करने के लिए लिट्टे का गठन किया। लेकिन क्या है कि उसमें कुछ तमिल जो है वो क्या है, भारत के भी हैं और भारत ने वहाँ पे क्या भेजी थी, शांति सेना। इसलिए जो है उनमें आपस में संघर्ष होता है और ये भी मुख्य विवाद का कारण रहा। तीसरा पॉइंट है कच्चा तिब्बू द्वीप का मामला। क्या है कि जो कच्चा तिब्बू द्वीप है उस पर भारत का नियंत्रण था, लेकिन ये आता किस में है, ये श्रीलंका के अंदर आता है। फिर क्या होता है कि दोनों का इसी के ऊपर संघर्ष चलता रहता है, लेकिन बाद में भारत ने उसको जो है श्रीलंका को सौंप दिया। लेकिन 1974 तक जो है इन दोनों देशों के अंदर काफ़ी मात्रा में संघर्ष रहा। फिर है तमिल लोगों का मुद्दा। अब मैंने अभी को बताया कि श्रीलंका के भी तमिल थे और भारतीय मूल के भी तमिल हैं, तो ये भी है जो कि भारत जो है भारतीय मूल के लोगों को जो है इससे मुक्त करना चाहता है, उनको अपने में शरण देता है, लेकिन उन दूसरे तमिलों को ये बात पसंद नहीं आती है। इसलिए ये भी एक मुख्य मुद्दा है विवाद का। पांचवा है आंतरिक हस्तक्षेप। अब क्या है कि जो शांति सेना भेजी भारत ने, श्रीलंका के लोगों को लगा कि ये उनके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं, कौन, भारतीय, तो इसलिए जो है ये भी एक मुख्य विवाद का मुद्दा रहा। छठा है तमिलों द्वारा अलग देश की मांग। क्या है कि जब श्रीलंका भारत के साथ समझौता करता है तो भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने उनको कहा कि वो एक अलग देश नहीं बनने देंगे। तो इस बात पे भी क्या है दोनों का विवाद हुआ, क्योंकि काफ़ी मात्रा में तमिल भारतीय भी थे और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ऐसी बात कहना उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए ये भी एक विवाद का कारण रहा। अब आते हैं कि सहयोग किन किन मुद्दों पर रहा भारत और श्रीलंका का। मित्रता की संधियाँ, काफ़ी संधियाँ ऐसी हैं जो दोनों देशों ने मित्रता की। मैंने अभी बताया आपको 1987 में जो शांति सेना भेजी वो भी इन संधियों के ही माध्यम से भेजी गई थी। दूसरा है सुनामी के दौरान मदद। श्रीलंका में एक बार सुनामी आई थी, इसके दौरान जो है काफ़ी मात्रा में लोग मारे गए थे और भारत ने क्या किया, श्रीलंका की मदद की थी। तीसरा है मुक्त व्यापार समझौता। एक जो इनके यहाँ व्यापार है वो मुक्त व्यापार होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, शांति सेना बुलाना। जब भारत को ये लगने लगा कि शांति सेना भेजना वहाँ पर उचित नहीं रहा और शांति सेना को जो है वहाँ के लोग अपना आंतरिक हस्तक्षेप मान रहे हैं, तो उन्होंने अपनी शांति सेना को वापस बुला लिया। तो ये रहे इनके सहयोग के कारण। तो आगे बढ़ते हैं और करते हैं भारत और मालदीव संबंध।
भारत ने मालदीव की सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश शासन से ही ली थी। कहने का क्या मतलब है कि जब भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था, हमारे ऊपर किसका शासन था? ब्रिटिश शासन था। तब हमने जो है मालदीव की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी। दोनों देशों के जो संबंध है वो हमेशा कैसे रहे हैं? मधुर रहे हैं। 1988 में आतंकवादियों ने विदेशी सहायता से मालदीव पर हमला कर दिया, तो मालदीव ने भारत से मदद मांगी, क्योंकि मालदीव के पास इतनी सैनिक शक्तियां नहीं हैं कि वो आतंकवादियों का सामना कर सकती। इसलिए उसने भारत से मदद मांगी और भारत ने भी क्या किया? तुरंत मालदीव की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में काफ़ी मदद की है। भारत ने इंदिरा गांधी स्मृति अस्पताल भी जो है उसको भेंट स्वरूप दिया है। 1990 में दोनों देशों ने कार्यक्रमों की समीक्षा और भविष्य की योजनाओं के लिए संयुक्त आयोग गठित किया है। क्या किया है? संयुक्त आयोग गठित किया है 1990 में। ये क्या देखता है कि भविष्य में दोनों देशों में क्या क्या योजनाएं बनेंगी और जितने कार्यक्रम दोनों देश कर रहे हैं उनकी समीक्षा करता है। तो ये थे भारत और मालदीव के संबंध। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।